बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हम देखने लगे हैं टॉपिक, वो क्या है जी? इस्लामाइजेशन ऑफ जनरल ज़िया-उल हक। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो जनरल ज़िया-उल हक साहब थे, उन्होंने जो इस्लाम का निफाज था उसमें क्या रोल प्ले किया। कि भाई हम तो जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 1947 के अंदर बन गया, ऐसा ही है। लेकिन क्या उसके बाद उसमें पाकिस्तान के अंदर इस्लाम भी रहा, यानी कि उसके जो लॉज थे वो इस्लामी थे या नहीं थे? तो उसमें हमने देखा कि 1979 के बाद, यानी जब से जनरल ज़िया-उल हक साहब आए थे, तो इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान को इस्लामी बनाने में। अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ तरह की आरा हमें देखने को मिलती हैं। एक वो लोग हैं जो जनरल साहब को सपोर्ट करते हैं कि भाई ज़िया-उल हक साहब बहुत अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम लेके आए पाकिस्तान के अंदर सही मानों के अंदर। दूसरी जगह पे वो लिबरल लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये वक्त की ज़रूरत थी, उन्होंने किया, वो बहुत ज़्यादा जालिम थे या बहुत ज़्यादा जो है ना ऑर्थोडॉक्स तबीयत के मालिक थे। इस तरह की आरा जो है ना देखने को मिलती है। तो दो डिफरेंट तरह के जो है ना वो स्पेक्ट्रम हमारे सामने है। लेकिन हम ओवरऑल आज क्या डिस्कस करेंगे कि जो उन्होंने इस्लामी कवानीन के निफाज के लिए जो चीज़ें उस टाइम पे वाजे की अपनी हुकूमत के दौरान, वो कौन कौन सी थी। तो चलिए क्विकली जो है वो रिव्यू लेते हैं इस टॉपिक का। अब अगर सबसे पहले बात की जाए इसके बैकग्राउंड की, तो उसमें हमने ये देखा कि 1977 के अंदर जब भुट्टो साहब की हुकूमत जाती है, तो भुट्टो साहब की हुकूमत एक्चुअली में जाती ही इस स्लोगन के ऊपर है कि भाई वो जो है इस्लाम को उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, माना ये जाता है। जो कि एक इत्तेहाद बना था PNA का, हमने देखा था पाकिस्तान नेशनल अलायंस का, ठीक है, और निज़ाम मुस्तफ़ा का एक नारा लगाया गया था कि भाई यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या इस्लामी निज़ाम जो है वो लाया जाएगा। तो उस निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे के आड़ में जो है उन्होंने पूरी एक कंपेन चलाई। उसमें हमने देखा किस तरह से जो है वो राइट विंग जो है वो सामने रहा, राइट विंग ने सपोर्ट किया कि भाई भुट्टो साहब लेफ्ट विंग के हैं, इन्होंने इस्लाम को ख़राब कर दिया और साथ में सोशलिज्म लेके आ गए, इसलिए जो है अब ये हुकूमत नहीं चल सकती। ऐसे में भुट्टो साहब को फिर जो है वो देखा मार्शल लॉ लगा और एक झूठे मुकदमे के अंदर फंसा के उनको फांसी दे दी गई और एक मार्शल लॉ के दौर का आगाज़ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा स्लोगन क्या था, निज़ाम मुस्तफ़ा का, कि भाई अब जो हुकूमत आएगी वो इस बेस के ऊपर आएगी कि वो ये जो भुट्टो साहब ने मुल्क की सत्यानाश कर दी उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि जो सोशलिज्म लेके आ गए या ये जो ऐसा कल्चर लेके आए हैं जो इस्लाम से बहुत दूर है, तो एक ऐसी हुकूमत आए जो कि इस्लामी कवानीन को लेके आए। तो ऐसे में जब जनरल ज़िया-उल हक साहब आए तो इनके पास एक तो पहले से स्लोगन भी मौजूद था और ऊपर से फिर इन्होंने देखा कि वक्त की डिमांड भी है, और साथ में हमने क्या देखा कि 1979 के अंदर जो है वो अफ़गान जिहाद स्टार्ट हो गया। ऐसा ही है। अफ़गान जिहाद क्या स्टार्ट हुआ कि रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसमें जैसे कहा जाता है कि भाई उसका जो पर्पज़ था वो अफ़गानिस्तान नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान पहुंचना था या गर्म समंदर तक, गर्म पानियों तक उसकी रसाई था। ऐसा ही है, यानी कि पाकिस्तान का जो समंदर है उस तक पहुंचना था, तो इसलिए वहाँ पे उसे काउंटर करना था। तो ये तब भी वक्त की ज़रूरत थी कि हम इस तरह के लॉज लेके आते उस टाइम पे पाकिस्तान में, यानी कि एक पूरे का पूरा कल्चर बना दिया। क्या कल्चर बना दिया जी? कि भाई पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क है और इसी वजह से वो सपोर्ट करता है जिहाद को। तो ये चीज़ें शामिल की गई, ये एक आराम मानी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो पॉइंट है जो हमारे पास है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, यानी कि जो ज़कात और उशर का जो ऑर्डिनेंस था वो पास किया गया जी। कब पास किया गया? 1981 जून को, ठीक है जी। और ये 1981 जून को ये पास हुआ ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस, और इसके थ्रू बैंक जो है उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो 2.5% यानी 2.5% के हिसाब से जो है वो ज़कात खुद ही काट सकते थे सालाना। ये सबसे पहला ऑर्डिनेंस था। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ज़कात फाउंडेशन। ज़कात फाउंडेशन जो है इसको फरवरी 1980 के अंदर, 1982 के अंदर जो है, ठीक है, यानी 1982 के अंदर जो है इसको बनाया गया। और इसका पर्पज़ क्या था कि भाई वो लोग जो हर साल ज़कात मांगने आते हैं, अब ज़कात तो एक बंदा गरीब है तो वो गरीब ही है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर दोबारा से वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो दोबारा आके क्या करेगा? ज़कात मांगेगा। तो इनका भाई ये जो दोबारा वापस आ रहा है ये वापस ना आए, तो ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट था। ठीक है जी, कि भाई अब ये जो गरीब है, ये जो मांगने आया है दोबारा से ज़कात, इसको ट्रेन कर दिया जाए और इसको ट्रेन किया जाए ताकि दोबारा ये ना मांगने आए, नया कोई आए उसको ट्रेन किया जाए। तो ये ज़कात फाउंडेशन बनाई गई, और ज़कात फाउंडेशन का पर्पज़ क्या था कि जो ज़कात मांगने वाले हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो बार बार ज़कात ना मांगें। उसके बाद क्या था जी? फेडरल शरिया कोर्ट, यानी कि वफाकी शरी अदालतें जो हैं,
ये इनका क़याम अमल में लाया गया। और कब लाया गया जी, ये तकरीबन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसके अंदर ये कहा गया कि भाई अब जो, क्योंकि हम इस्लामी हो चुके हैं तो इस वजह से जो है अब हमारे जितने भी फैसले होंगे वो भी अगर इस्लाम की बुनियाद पे होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया जी, जो हाई कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट के अंदर 3 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया कि जो वहाँ पे फैसले सुनेगा इस्लाम के अकॉर्डिंगली, नहीं शरिया के अकॉर्डिंगली। और वैसे ही जब ये हाई कोर्ट से अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी तो वहाँ पे भी एक अपीलेट बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बनाया जाएगा। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होगा वो भी 3 जजों पर मुश्तमिल होगा जो ये सुनेगा। उसके बाद जी क्या है, नंबर 4 पे हमारे पास जो हमारा आर्टिकल है आइन का 298, इसमें जो है वो एक तरमीम की गई और ब्लास्फेमी एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई ब्लास्फेमी क्या है कि भाई जो जिसका दिल चाहता है वो नाउजुबिल्लाह अगर गुस्ताखी करे सहाबा की शान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कोई ऐसा करेगा सहाबा की शान में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो गुस्ताखी करेगा तो उसको क्या होगा, इस आर्टिकल के तहत सज़ा दी जाएगी। ठीक है, जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती हैं। नंबर 5 पे क्या है जी, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात जो है, यानी कि पाक स्टडीज़ और इस्लामियात जो है इसकी जो एजुकेशन है उसको बीए लेवल तक जो है वो कंपलसरी कर दिया गया कि भाई ये बीए लेवल तक पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाई जाएगी और इस्लामियात भी पढ़ाई जाएगी, विदाउट एनी चॉइस, कंपलसरी है। नंबर 6 पे क्या है, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, ये 1981 के अंदर जो है पास किया गया कि भाई जो रमज़ान है उसका एक ख़ास एहतराम है। जैसे हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर भी हम ये जानते हैं कि अगर एक शख्स का रोज़ा है, ठीक है, तो दूसरे को मना किया गया कि उसके सामने ना खाया जाए जिसका रोज़ा नहीं, चाहे किसी भी वजह से, चाहे वो बीमार है या कुछ भी है, तो वो उसके सामने खाना पीना ना करे, क्योंकि जो रोज़ेदार है उस पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता और ये एक किस्म का बुरा माना जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये कहा गया कि भाई अब रमज़ान है तो रमज़ान में होटल वगैरह या जितने भी खाने पीने की जगह हैं वो बंद रहेंगी दिन के टाइम पे, ये एहतराम की वजह से, रमज़ान के एहतराम की वजह से। नंबर 7 पे हमारे पास है वफाकी मुहतसिब। ठीक है जी, अब वफाकी मुहतसिब क्या है, जिसको आज हम मॉडर्न नेम से जानते हैं कि वो नैब है। और नैब क्या करता है, आजकल आपने देखा जैसे कि बड़ी पकड़ तकड़ वो करता है कि भाई हम करप्शन को रोक रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है ये जून 1981 के अंदर जो है इसको बनाया गया। और इसके बनाने का पर्पस क्या था कि कोई भी बंदा अगर किसी सरकारी महकमे से, ठीक है, किसी गवर्नमेंट का कोई इदारा है उससे या फिर किसी सरकारी अफसर से जो है उसको कोई प्रॉब्लम है, उसने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है, जैसे ये हमारा कल्चर है, हम जानते हैं कि जो गरीब है उसी के ऊपर जो है प्रेशर डाला जाता है। तो उसमें कहा गया किसी भी तरह का अगर किसी के साथ ज़्यादती की गई है, चाहे कोई इदारा है उसने ज़्यादती की है या कोई ऑफिसर है उसने कोई ज़्यादती की है एक आम बंदे के साथ, तो वो आम बंदा क्या करे, वो आम बंदा सिंपल एक कागज़ के ऊपर एप्लीकेशन लिखे और एप्लीकेशन लिख के वफाकी मुहतसिब को भेज दे, तो वफाकी मुहतसिब जो है उसका फ़ैसला करेगा। ठीक है, और इसकी मुद्दत जो है वो 4 साल के लिए रखी गई इसके ओहदे की। उसके बाद बात करते हैं जी मजलिस शूरा की। अब मजलिस शूरा क्या है, मजलिस शूरा पार्लियामेंट का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जैसे आपने देखा ईरान के अंदर मजलिस शूरा कहा जाता है क्योंकि पार्लियामेंट एक इंग्लिश नेम है, तो उसको इस्लामिक कल्चर के अंदर मजलिस शूरा कहा जाता है। ये दिसंबर जो है 1981 के अंदर इसका क़याम लाया गया। इसका काम क्या था कि भाई ये एक ब्रिज था, ये एक पुल का काम करता था, किसके बीच में, अवाम के बीच में और हुकूमत के बीच में, क्योंकि हुकूमत तो मार्शल लॉ की थी। अब मार्शल लॉ की हुकूमत खुद तो जनरल साहब जाके लोगों से पूछ सकते नहीं कि भाई बताओ आपका कोई प्रॉब्लम है, आप किस तरह की जो है वो लेजिस्लेशन चाहते हो या क्या आप चाहते हो, तो वो तो खुद पूछ नहीं सकते क्योंकि वो जनरल हैं। तो ऐसे में हुकूमत और आवाम के बीच में जो है एक बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए जनरल ज़िया-उल-हक ने क्या किया जी, एक ब्रिज के तौर पे मजलिस शूरा बना दी, 50 लोग इसमें चुन लिए गए। ठीक है, और उनका काम क्या था कि भाई वो प्रपोज करे ऐसी लेजिस्लेशंस जो कि आवाम के लिए बेहतर हों। और लास्ट में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, कि भाई जो बैंक हैं, बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जो हमने देखा कि भाई वो क्या है, वो सूद पे सारे का सारा खड़ा है, तो इस सूद की बैंकारी को ख़त्म करने के लिए बिला सूद बैंकारी, यानी उसके लिए जो है वो एक पूरे के पूरे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये कुछ जो हैं वो लेजिस्लेशंस थी या कुछ कवानीन थे जो कि जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने मुतारिफ़ करवाई, किस लिए, पाकिस्तान को इस्लामी बनाने के लिए, या पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उसको इस्लामी बनाने, इस्लामी शक्ल देने के लिए और इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बनाए गए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दो मुख्तलिफ तरह की आरा है। कुछ लोग जो हैं वो एक तबका मानता है कि जनरल साहब जो हैं वो हीरो हैं, उनकी वजह से ही पाकिस्तान आज खड़ा है, क्योंकि अगर वो इस्लामी निज़ाम ना लेके आते
तो क्या होता कि आज पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म होता, शराब पी रही होती और जना होता, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो कि बाहर के माशरों में होती हैं वो होती, ठीक है, अगर ये इस्लाम ना लेके आते। बहुत से लोगों का ये मानना है। वहीं पे बहुत से लोग जो लिबरल हैं वो ये मानते हैं कि भाई उन्होंने जो है ना बहुत जुल्म किया, उन्होंने जो है वो खुद इस्लामी नहीं थे, उन्होंने इस्लाम का सिर्फ नाम लेके जो है उसको इस्तेमाल करके, तो इस तरह से मतलब वो उनको मानते हैं। तो मुख्तलिफ आरा है, हम किसी पे जो है वो थोप नहीं सकते अपने आरा के भाई कौन ठीक है या कौन गलत है। हम सिर्फ उसको स्टडी कर सकते हैं कि भाई उसके पीछे क्या उनका दिमाग था, वो अब खुदा ही जाने। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड कर देते हैं।